हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज में कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले तक रिवीजन कर लिया था। आज हम इस वीडियो में गढ़वाल का पंवार राजवंश से आगे को रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गढ़वाल का पंवार राजवंश 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं खस्तियों का शासन रहा। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ किले बना लिए थे। गुर्जर देश से पंवार वंशीय कनकपाल नामक युवक तीर्थाटन पर आया। गढ़ी राजा सोनपाल ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। इसी कनकपाल द्वारा 688 में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई। 688 ईस्वी से अगस्त 1949 तक परमार वंश के कुल 60 राजा हुए। इस वंश के 27वें राजा अजयपाल के पूर्ववर्ती राजाओं के विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अजयपाल ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त 51 गढ़पतियों को जीत लिया और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। इसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित की। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण कराया और उसमें कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। देवलगढ़ में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में कानों में कुंडल पहने व सर पर पगड़ी बांधे हुए एक चित्र है जो गोरखनाथ पंथ के अनुयायी होने का द्योतक है। परमार वंश के 42वें शासक सहजपाल अकबर के समकालीन थे। सहजपाल के बाद बलभद्र शाह परमार शासक बने, जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी थी। बलभद्र शाह के बाद यह उपाधि परंपरा के रूप में हो गई थी। बलभद्र शाह के बाद मान शाह, जिनका शासन था 1561 से 1611 तक, मान शाह ने शासन किया। इनके शासनकाल में कुमाऊं के शासकों ने 7 बार असफल आक्रमण किया। मानशाह के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया था। मानशाह के बाद 45वें शासक के रूप में श्याम शाह ने शासन किया। इनके नाम का उल्लेख जहांगीरनामा में भी है। श्याम शाह के बाद महीपत शाह शासक बने। गर्वभंजक उपाधि वाले महीपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोदी व बनवारी दास इनके 3 अद्वितीय सेनापति थे। कुमाऊं युद्ध में महीपत शाह वीर गति को प्राप्त हुए। महीपत शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह मां कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। 1635 में मुगल सेनापति नवाजत खां ने दून घाटी पर हमला बोल दिया। गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने अपने वीरता और सूझबूझ से मरने से बच गए मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए। इस घटना के बाद महारानी कर्णावती नाक कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया, जिस कारण औरंगजेब नाराज हुआ था। बाद में पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने पिता की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शाह को दिल्ली भेजवा दिया। इस घटना के कारण पृथ्वीपति शाह ने पुत्र मेदिनी शाह को राज्य से बाहर निकाल दिया और 1662 ईस्वी में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीपति शाह ने अपने रहते हुए ही अपने पौत्र फतेह शाह को गद्दी पर बैठा दिया। गढ़वाल की दुरह भौगोलिक स्थितियों के कारण कई आक्रमणों के बावजूद कभी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका था। फतेह शाह बहुत प्रतापी व कला प्रेमी शासक था। नाथ पंथ पर इसकी अटूट श्रद्धा थी। इन्होंने आक्रमण कर सिरमौर राज्य के पौंटा व जौनसार को जीत लिया था। सहारनपुर पर आक्रमण कर फतेह शाह ने फतेहपुर नामक नगर बसाया। श्री सुरेशानंद बर्थवाल, श्री खेतराम धसमाना, श्री रुद्रीदत्त कमोठी, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री बासवानंद बहुगुणा, श्री शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला, श्री कीर्तिराम कंठोला व श्री हरिदत्त थपलियाल फतेह शाह के दरबार में विराजने वाले 9 रत्न थे। फतेह शाह के आमंत्रण पर सिख गुरु रामराय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। प्रदीप शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण व वैभवशाली था। इनके समय गढ़वाल व
कुमाऊं के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे। प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। तत्कालीन कुमाऊं नरेश दीपचंद के मंत्री हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं विजय हेतु आमंत्रित किया। ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त कर अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और कुमाऊं से लौटते समय मलेरिया से मृत्यु हो गई। ललित शाह के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युमन शाह से शत्रुता रखते थे और उनको कुमाऊं की गद्दी से हटाने का कुचक्र रचा। परिणाम स्वरूप प्रद्युमन शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण कर श्रीनगर में 3 वर्ष तक निवास किया और फिर कुमाऊं लौट गए। प्रद्युमन शाह के लौटने के बाद जयकृत शाह ने पुनः गणराज्य की सत्ता संभाली, लेकिन आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं से आकर 1786 में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली, लेकिन छोटे भाई पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। अतः आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थल पर पराजित हुए। प्रद्युमन शाह ने राज्य पर पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को प्रति वर्ष 25,000 रुपये देते रहने का वचन दिया, जिससे वे पुनः आक्रमण न करें। लेकिन गढ़वाल में बड़ा भूकंप 1803 में आंतरिक गुटबंदी, राजा पर मंत्रियों के वर्चस्व व गृह युद्ध को देखते हुए फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर काफ़ी मारकाट किया और इसके काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। प्रद्युमन शाह गढ़वाल से मैदान की ओर चले गए। प्रद्युमन शाह ने सहारनपुर में अपने आभूषण व बहुमूल्य सिंहासन बेचकर सेना को पुनः संगठित किया। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। प्रद्युमन शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी। युद्धोपरांत 1815 के शुरू में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। लगभग 10.5 वर्षों के अंतराल के बाद अप्रैल 1815 में सुदर्शन शाह के नेतृत्व में परमार वंश की सत्ता पुनः स्थापित हुई। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी ले जाने के लिए दिसंबर 1815 में टिहरी की नींव रखी। टिहरी गढ़वाल में परमार वंश की सत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए 4 मार्च 1820 को अंग्रेजों के साथ एक संधि किया। टिहरी में एक राजप्रासाद पुराना दरबार का निर्माण कराया। सन 1824 में रवाई को भी टिहरी रियासत में मिलाया गया। दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नर को बनाया गया। सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह 1859 में गद्दी पर बैठे। 12 वर्ष राज्य करने के बाद दिसंबर 1871 में इनका देहांत हो गया। भवानी शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रताप शाह गद्दी पर बैठे। इन्होंने टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरू कराई। टिहरी में नया दरबार नामक राजप्रासाद का निर्माण कराया और प्रताप नगर की नींव रखी। सन 1886 में प्रताप शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। 1886 से 1898 तक कीर्ति शाह ने मां गुलेरिया के संरक्षण में शासन किया। अंग्रेजों ने इन्हें 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया तथा 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1900 में जब ये ब्रिटेन गए तो इन्हें 11 तोपों की सलामी देकर सम्मानित किया गया। ये संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी व फ्रेंच भाषाओं के जानकार थे। इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। पहली बार टिहरी में बिजली व्यवस्था, टिहरी में प्रताप स्कूल व हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना, टिहरी में कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में प्रेस व वेधशाला की स्थापना, उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना। इन्होंने अपनी प्रतिभा से हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया। 25 अप्रैल 1913 को इनकी मृत्यु हो गई। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद अगस्त 1913 में उनके पुत्र नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे।
अंग्रेजों ने इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल, सर व KCSI की उपाधियों से सम्मानित किया था। सन 1921 में इन्होंने नरेंद्र नगर का निर्माण कराया और 1925 से यहाँ निवास करने लगे थे। नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए सड़कों व पुलों का निर्माण कराया। शिक्षा के प्रचार के लिए कई विद्यालयों की स्थापना कराई। रवाई कांड 1930 व श्रीदेव सुमन के सहयोग होने की घटनाएं इन्हीं के काल में हुई थी। कीर्ति शाह के बाद 1946 में मानवेंद्र शाह को गद्दी मिली। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण राज्य में उठ रहे मांग को देखते हुए 21 अगस्त 1946 को राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को मान्यता प्रदान की और परिणाम स्वरूप फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में 4 सदस्य प्रजामंडल द्वारा और 1 सदस्य टिहरी नरेश द्वारा मनोनीत किए। अंतरिम सरकार के गठन के लगभग 17 महीने बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो गया और यह उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया। परमार राजाओं के काल में मानवोदय काव्य, गणराज वंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य आदि अनेक काव्य रचे गए। इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय की काव्य मानवोदय है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की रचना सभासार 7 खंडों में है। फिर है ऐतिहासिक काल, जिसमें है आधुनिक काल। गोरखा शासन। गोरखा नेपाल के थे जो कि बहुत लड़ाकू और साहसी थे। 1790 में कुमाऊं और 1804 में गढ़वाल पर अधिकार करने के बाद इन्होंने सैन्य शासन की तरह शासन किया। नेपाल राजा रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सुब्बा या सूबेदार प्रशासन करता था। कुमाऊं का प्रथम सुब्बा जोगामल्ल शाह था। सुब्बा की सहायता के लिए एक काजी, जो कि नायब सुब्बा कहलाता था, वह एक सैन्य अधिकारी होता था। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल क्रमशः 25 और 10.5 वर्ष। दोस्तों, कुमाऊं में 25 साल तक और गढ़वाल में 10.5 साल तक रहा। बहुत ही अन्याय व अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की लोक भाषा में गोरख्याली कहा जाता है। गोरखाओं ने दास प्रणाली, बेगार प्रणाली और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली से खूब शोषण और दमन किया। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त जोगामल्ल शाह के नेतृत्व में 1791-92 में कराया गया था। गोरखे बौद्ध व हिंदू दोनों धर्म को मानने वाले थे और मांस व मदिरा के प्रेमी थे। ये दसाई, दशहरा त्योहार व दुर्गा पूजा में विशेष रुचि रखते थे। इनकी राजभाषा गोरखाली थी। खुकरी, खांडा, छुरी, तलवार व भुजाली आदि इनके हथियार थे। गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में अंग्रेजी सेना आई और गोरखों को पराजित कर 1815 के शुरू तक गढ़वाल को मुक्त करा दिया। अप्रैल 1815 में कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अल्मोड़ा को व 15 मई 1815 को जनरल ऑक्टरलोनी ने मलाव का किला गोरखों से जीत लिया। इस प्रकार मई 2000 दोस्तों यह 1915 होगा। इस प्रकार मई 1915 तक कुमाऊं को भी गोरखों से मुक्त करा लिया गया। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखों की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 2 दिसंबर 1815 को सिंगौली, जो कि चंपारण जिला बिहार में है, में एक संधि हुई। इस संधि को नेपाल सरकार द्वारा स्वीकार न करने पर अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित किया। अंततः 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को स्वीकार कर ली। इस संधि के अनुसार गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ दिया। गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेजों को सौंप दिया। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना व ब्रिटिश सेना में भर्ती होना स्वीकार किया। फिर आया अंग्रेजी शासन। गोरखों को पराजित करने के बाद 1815 में अंग्रेजों ने अलकनंदा के पश्चिमी भाग टिहरी गढ़वाल क्षेत्र को परमार नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया, जबकि अलकनंदा के पूर्वी भाग ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र व देहरादून क्षेत्र को अपने पास रखा। देहरादून क्षेत्र को उत्तर पूर्वी प्रांत के सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर लिया गया और ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित कर एक गैर विनियमित क्षेत्र यानी कि नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में शासित करने के लिए कमिश्नर के अधीन रखा गया। 1815 से 1947 तक यहाँ कुल 23 अंग्रेज कमिश्नर हुए। स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 की क्रांति। 1857 के आंदोलन का असर राज्य में बहुत कम था, क्योंकि
अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेज शासन सुधारवादी लग रहा था। कुमाऊं कमिश्नर रैमजे काफ़ी कुशल और उदार शासक था। टिहरी नरेश की अंग्रेजों के प्रति भक्ति थी एवं राज्य में शिक्षा, संचार तथा यातायात के साधनों की कमी थी। उपरोक्त बातों के बावजूद राज्य में कुछ छिटपुट आंदोलन हुए थे। चंपावत जिले के बिसुंग लोहाघाट गांव के कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। कुमाऊं क्षेत्र के ही हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था, जिस पर अंग्रेज बड़ी मुश्किल से पुनः कब्जा कर पाए। इन घटना में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज तथा अन्य संगठनों द्वारा किए गए धार्मिक, सामाजिक सुधारों तथा शिक्षा के प्रसार के प्रयासों से लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना तथा 1871 से अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन से राज्य में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया। 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में उन्होंने हैप्पी क्लब नामक एक संगठन बनाया। बंगाल विभाजन 1905 के बाद देश भर में चलने वाले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य में व्यापक असर रहा। सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में 1911 से 1917 के बीच व्यापक जन आंदोलन चला। इस क्षेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको और व्यापक बना दिया। राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार तथा आंदोलन को संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1912 में हुई, की स्थापना की गई। तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू किए गए होम रूल यानी स्वशासन लीग आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर में मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल व हेमचंद आदि ने मिलकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी देहरादून की भी यात्रा पर गए थे। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। आगे चलकर यह परिषद कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। 1900 रॉलेट एक्ट के विरोध में परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और सभाएं आयोजित की। 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुए। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इन दोनों नेताओं ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। सन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान ही 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली और इससे संबंधित सभी रजिस्टर नदी में बहा दिए। 13 जून से 4 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर व कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की और बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया। कौसानी में अपने प्रवास 12 दिन तक कौसानी रहे थे। कौसानी में अपने प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखा और यंग इंडिया व नवजीवन नामक पत्रिकाओं के लिए कुछ लेख भी लिखा। कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं की थी। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। साबरमती से डांडी तक महात्मा गांधी के साथ गए 78 सत्याग्रहियों में से 3 ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर उत्तराखंड के थे। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड्डा में हुआ। आज़ादी के तमाम आंदोलनों को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचाने में ऐतिहासिक नगरी दुगड्डा की अहम भूमिका रही है। दुगड्डा में आंदोलनों की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। यह होटल 1942 तक आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल था, लेकिन अब यह अमूल्य धरोहर खंडहर में तब्दील हो चुका है।
23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में भी राज्य के अनेक युवकों ने सक्रिय योगदान दिया। 1930 के गडोदिया स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह सहित राज्य के कई युवक थे। सोमेश्वर, जो कि अल्मोड़ा में है, के नज़दीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई, जिससे वह स्थान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया था। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।